हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी तक हमने एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ थर्ड जो यूनिट्स हैं आपके उनको कवर कर लिया है। यूनिट फर्स्ट से हमने किया था एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, इकोलॉजी। देन हम यूनिट सेकंड से हमने किया था इकोसिस्टम के बारे में, सब विजन ऑफ इकोलॉजी। फिर आपका जो थर्ड यूनिट है उसमें था आपके एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब टॉपिक हम कर चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है वो आप प्लेलिस्ट से दोबारा से देख सकते हैं। और आज हम करेंगे फोर्थ यूनिट में बेटा आता है, जैसे स्टार्टिंग में क्या था, जैसे हम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी हमें पढ़ना है पूरा सिलेबस। तो फर्स्ट यूनिट में होता है कि एनवायरनमेंट, उसका नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस, इसकी स्टडी क्यों ज़रूरी है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर आ जाता है इकोलॉजी, किसने वर्ड दिया। फिर आता है इकोसिस्टम। देन क्या है कि स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते हैं कि हमें इसमें क्या क्या स्टडी करनी है, क्या क्या पढ़ना है। पूरी जो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी है इसमें स्टार्टिंग जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें सिर्फ आपके क्या किया जाता है, माइंड को कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं कैचिंग पावर के लिए, बहुत ही इजी वे से कि ये हमारे टॉपिक हैं, इसको एनवायरनमेंट बोलते हैं, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी ये वर्ड्स होते हैं, कौन सी डेफिनेशंस हैं, इन सब के बारे में। देन थोड़ा सा इसमें जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है चीज़ों को और ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होते हैं, कैसे बायोटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इन सब के बारे में। फिर हम देखते हैं, जब हमें अच्छे से समझ में आ जाता है एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट, अच्छे से पता लग जाता है इकोसिस्टम कैसे काम करते हैं, वर्क करते हैं, फिर देन हम इसमें अगर और ज़्यादा डीपली थोड़ा स्टडी करते हैं तो देखते हैं एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ऑल टाइप्स के पॉल्यूशंस आपको करने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको जिसमें से एक आपको कराया है, लैंड पॉल्यूशन अच्छे से कराया है, ठीक है। इसको आप जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देन फिर इसमें कराया मैंने कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्या होता है, कौन कौन सी गैसें रिलीज होती हैं जिनसे ग्रीन हाउस इम्पैक्ट ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। एक लिमिट होती है कि हाँ इतनी मात्रा में या इतना परसेंटेज हमारा एनवायरनमेंट जो है गर्म रहता है तो वो सूटेबल है। लेकिन जब इसकी मात्राएं बढ़ जाती हैं, किसकी वजह से, कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मनुष्य जो भी काम करता है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। देन हमने इसमें किया था ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हुआ, जब ग्रीन हाउस गैसेज इम्पैक्ट बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या आता है, ग्लोबल वार्मिंग आता है। और आज हम करेंगे लास्ट जो आपका यूनिट 4 से मैंने आपका एक क्वेश्चन लिया है कि पॉलिसीज। अब हमने अच्छे से पढ़ा एनवायरनमेंट के बारे में, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कौन कौन से पॉल्यूशंस हैं। तो हमें अगर सरवाइव करना है, अगर सस्टेनेबल लाइफ हमें चाहिए, सस्टेनेबल लाइफ अगर जीनी है, अब जो हमारे ये इकोसिस्टम होता है अगर वो उनको सही ढंग से प्रॉपर वे से वो काम करे, फूड चेन मेंटेन रहे, इकोलॉजी जो पिरामिड बनते हैं, वो जो एनर्जी फ्लो होता है, तो अगर सब को नेचर को सेव करना है, हेल्दी लाइफ, सस्टेनेबल लाइफ अगर जीनी है, तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट ने, जब ये हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई तो उनके रिगार्डिंग क्या बना, पॉलिसीज आई, बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, लोगों को अवेयर किया गया, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओ, मूवमेंट्स आए, बहुत सारे आंदोलन छिड़े कि हमें अपना एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम इसमें देखते हैं व्हाई इंडियाज एनवायरनमेंट मैटर्स, कि एनवायरनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मैटर करता है। अब हमें पता है 1.4 बिलियन इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लाइवहुड, फूड एंड वाटर। इंडिया की 1.4 जो पॉपुलेशन है, बिलियन पॉपुलेशन है, वो किस पे डिपेंड करती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, खाने के लिए, पीने के लिए, तो इसलिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। मेगा डाइवर्स नेशन है इंडिया, इज अमंग द वर्ल्ड 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज, होम टू 7
to 8% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड स्पीसीज। कि 17 उनमें जोन में आता है बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में, तो इसमें बहुत सारी हमारी वैरायटी पाई जाती हैं पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, स्पीसीज, जनजातियाँ बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसमें देखते हैं तो लैंड डिग्रेड, नियरली 40% ऑफ इंडिया लैंड एरिया फेस डिग्रेडेशन, फूड सिक्योरिटी, लाइवहुड, जीने योग्य भी, सर्वाइव करने योग्य मुश्किलें पड़ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। इसलिए क्या है, एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडियाज कमिटमेंट टू रीच नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 तक क्या कह रहे हैं कि क्या कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है जिसकी वजह से, जो डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ी है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट हुई है। नेक्स्ट अगर इसमें देखते हैं तो क्या है की एनवायरमेंटल पॉलिसीज, की एनवायरमेंटल पॉलिसीज कौन कौन सी आई थी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। इसमें क्या बोला गया कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अक्रॉस एयर, वाटर एंड लैंड, कि जो भी पॉल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से, वो ये नहीं है कि सिर्फ हवा में है, पानी में, ज़मीन में, हर जगह वो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट लैंड ऑन नॉन फॉरेस्ट यूज़। इसमें क्या की क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डिफॉरेस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए 1980 में एक एक्ट आया। फिर आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इसमें क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क और सेंचुरीज स्थापित की गई कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को सेव करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके रिगार्डिंग एक्ट आया। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में। इसमें क्या था कि रेगुलेट मैन्युफैक्चरिंग यूज डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक विद, इसमें क्या था, प्लास्टिक यूज नहीं करना और उन चीज़ों का, वस्तुओं का यूज करना है जो रिसाइकल हो सकती हैं। फिर आगे देखते हैं हम इसमें फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एक्ट आए, लोगों को अवेयरनेस मिली क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ी, तो इसके साथ साथ और क्या आया, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आए, जैसे नेशनल सोलर मिशन। इसमें क्या हुआ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है कि 2030 तक मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल लीडर इन सोलर पावर डिप्लॉयमेंट, सोलर पावर या सोलर प्लांट लगाए गए, क्योंकि जो सनलाइट है, हमारा जो जोन पड़ता है, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन के, हमें ये पता कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो सनलाइट की कमी है नहीं यहाँ पे, तो क्यों ना उन सोर्स को यूज किया जाए, इनकी जगह पे जो भी यूज करते हैं हम, बिजली से, पानी से जो बिजली बनाते हैं, तो उन रिसोर्स का यूज करना चाहिए जो नेचुरल है और जो हमारे क्या है, नवीकरणीय है, जिनका बार बार यूज हो सकता है। नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम आया। इसमें क्या हुआ कि रीस्टोर डिग्रेड फॉरेस्ट, जो जिनका डिग्रेड हो गया है उन फॉरेस्ट को दोबारा से रिस्टोर किया जाए। कम्युनिटी लीड प्लांटेशन, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मिलियंस हेक्टेयर टारगेटेड, 2 मिलियन हेक्टेयर टारगेटेड। अगर ये देखो, आप लोग पेड़ पौधों को बचाओगे, सेव करोगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओगे, तो क्या होगा, CO2 की मात्रा हम कम कर सकते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम, इसमें क्या हुआ था, 20,000 करोड़ इनिशिएटिव टू क्लीन, कंजर्व एंड गंगा रिवर। अब ये है कि एक तो गंगा रिवर भी है, बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, पोल्यूटेड हो गई है, पीने योग्य इसका पानी नहीं रहा। तो इसमें जो लोग श्रद्धा, पूजा पाठ करते हैं, सारी चीज़ें इसमें बहा देते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, एक तो जो फ्रेश वाटर पहाड़ों से आता है और ये बिल्कुल प्लेन एरिया में जब आती है, ठीक है, आपका यूपी और सारे एरिया में आके पूरी क्या हो गई है, पोल्यूटेड हो गई है। क्योंकि ये जो पानी होता है एग्रीकल्चर के लिए पीने योग्य है, बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज होता है, जब वही पोल्यूटेड है तो जहाँ पे यूज होगा वो भी सारी चीज़ें पोल्यूटेड हो जाएंगी।
फिर आता है इसमें नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है बेटा, आप लोगों को मैंने शायद 2-3 बार बताया सस्टेनेबल चीज़ होती क्या है। इस तरीके से यूज करना ताकि हम उसको सेव कर सकें और यूज भी कर सकें। प्रोमोट क्लाइमेट फार्मिंग प्रैक्टिस, सोयल हेल्थ मैनेजमेंट, सोयल की हेल्थ को, मतलब फर्टाइल लैंड है, सोयल फर्टाइल है तो उसको फर्टाइल रहने देना है, उसके लिए मैनेजमेंट करना है। वाटर यूज एफिशिएंसी अक्रॉस इंडिया। तो इस तरीके से हमें एग्रीकल्चर को लेके चलना है ताकि जो क्रॉप है, जो प्रोडक्शन है, जो भूमि है, उसको हम नुकसान ना पहुंचा, ना उसको नुकसान हो और हम उसमें अच्छे से सर्वाइव कर सकें। फिर है बेटा इसमें क्लाइमेट एक्शन एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट, कि क्लाइमेट के लिए कौन से एक्शन लिए गए, क्या क्या अवेयरनेस कर सकते हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो फोशियल एनर्जी कैपेसिटी, अब जो भी हम जैसे कोयल वगैरह है, ईंधन है, लकड़ी है, इनको जला के इनका जब यूज करते हैं तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, सोलर एनर्जी, 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल बाय 2030। रिड्यूस कार्बन, इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45% बाय 2030। आपको क्या है 2026, तो 45% जब कम कर देंगे तो हमारा एनवायरनमेंट में अगर सक्सेस होता है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट अगर इसमें हम देखते हैं तो बिल्डिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, हमने क्या क्या पढ़ा, क्या एक्ट है, कौन कौन से इसके लिए आंदोलन चले। अब है इसमें नेक्स्ट बिल्डिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कैसे हम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन देके, एनसीईआरटी करिकुलम, एनसीईआरटी के करिकुलम में हमें क्या पढ़ाना चाहिए कि एनवायरमेंटल स्टडी करानी चाहिए प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल। इसमें इकोलॉजी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, मतलब बच्चे क्या हो, प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्कूल के बच्चे हैं वो पेड़ पौधों से सीखें कि हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, उनका माइंड जब क्रिएटिव होता है, बच्चों का माइंड बहुत क्रिएटिव होता है तो वो चीज़ों को सीखते हैं, कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसा उनको सिखाया जाएगा वो बड़े होके क्या बनते हैं, चीज़ों को सेव करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक कैंप। सॉरी बेटा फॉर डिस्टरबेंस। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें एनसीईआरटी के करिकुलम में डालनी चाहिए कि हम कैसे एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। फिर है पब्लिक स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, जल शक्ति अभियान, फिट इंडिया, ब्लैंड सिविक एक्शन, एनवायरमेंटल मैसेजिंग एट स्केल, कि हम हर तरीके से स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ होगा तभी हमारा एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। डिजिटल आउटरीच, सोशल मीडिया, एप्स लाइक ग्रीन माई सिटी, गवर्नमेंट पोर्टल, अनेबल सिटीजन टू रिपोर्ट, तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमारी सिटी को ग्रीन सिटी कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करना चाहिए, अर्थ डे। तो इससे क्या होगा कि हम नेचर से काफ़ी नज़दीक होते हैं, कि जो नेचर ने हमें जो चीज़ें दी हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट मत करो। ठीक है, हमारे लिए हैं, सबके लिए हैं, रिसोर्स हैं यूज करने के लिए, लेकिन उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ग्रास रूट एनवायरमेंटल मूवमेंट, ग्रास रूट एनवायरमेंटल मूवमेंट आए थे जैसे चिपको मूवमेंट। जब क्या हुआ था कि उत्तराखंड में जब पेड़ों की कटाई हो रही थी ह्यूज अमाउंट में, तो वहाँ पे क्या किया था, वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने पेड़ों को चिपक गए थे, तो इसी के नाम पे चिपको मूवमेंट्स आया 1973 में। तो वहाँ पे पेड़ पौधों की कटाई रोक दी गई थी। अब आप ये देखो कि एक प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सीड से कब वो प्लांट, कब पौधे, कब वो बड़े बनते हैं। ठीक है, अगर हम उनको ऐसे ही काटते रहेंगे, डिफोरेस्टेशन होता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगी। देन है नर्मदा बचाओ आंदोलन।
फिर है इसमें आया अपीको मूवमेंट। आप लोग ये अपनी बुक से और अच्छे से करना चाहो तो कर लेना बेटा। देन है इसमें सिविल सोसाइटी, एनजीओ, ड्राइविंग चेंज इन जाए, ठीक है। WWF इंडिया वर्क्स अक्रॉस 18 स्टेट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ये हमारी वो आई थी, ठीक है। फिर आया इसमें CSC, सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कंडक्ट रिसर्च पॉलिसी एनालिसिस ऑफ इंडिया मोस्ट एनवायरमेंटल जो इशूज हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स है, कैसे उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ग्रीन पीस इंडिया, एयर पॉल्यूशन, कोयल फेज आउट, कॉरपोरेट, तो इन सब चीज़ों को ग्रीन पीस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस ऑन द रोड अहेड, स्ट्रक्चरल बैरियर, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट vulnerability, affected agriculture, coastal communities, एनफोर्समेंट गैप, अर्बन प्रेशर, तो क्लाइमेट में रिस्क बनता है, पॉल्यूशन क्राइसिस आएंगे, एयर वाटर क्वालिटी क्रॉस होगी, ये किसकी वजह से, अर्बनाइजेशन जो हुआ है, ठीक है। वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, अच्छे से रूल बनाए गए हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन उनकी नहीं हुई, अच्छे से उनको अप्लाई नहीं किया गया। अर्बन प्रेशर, रैपिड सिटी ग्रोथ कर रहे हैं, मिनिमल ग्रीन स्पेस, बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रीन स्पेस नहीं बचा, पक्के रोड कर दिए गए हैं, रैपिड सिटी क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही हैं। तो ये सारा रीजन, अगर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और हमारा जो लॉ होंगे, ठीक है, जो कानून है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम अगर नहीं चलेंगे, अर्बन प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, हाई डिमांड है, रेजिडेंस चाहिए, तो इनकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है। वीक एनफोर्समेंट में क्या है कि एनवायरमेंटल जो लॉ हैं वो क्या है, हमारे बहुत ही वीक है, उनको बनाया गया है लेकिन अप्लाई नहीं किया गया। बहुत सारे एयर और वाटर पॉल्यूशन बने हैं, ठीक है। डायग्राम आपको अपने एग्जाम में भी ड्रॉ करना चाहिए कि क्लाइमेट रिस्क बनेंगे, राइजिंग फ्लड्स ज़्यादा आई हैं, ड्राउट्स ज़्यादा आए हैं, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है। अभी जो सीजन है इसमें देखो, हीट वेव्स बाहर निकल के देखना एक बार, कितनी ज़्यादा गर्मी है। द पाथ फॉरवर्ड, इंडियाज एनवायरमेंट फ्यूचर डिपेंड ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, सारी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर भी अच्छा है, अगर नेचर की क्वालिटी देखनी है, पर्वत पठार मैदान नदियाँ जो भर भर के सुंदरता होती है वो हमारे इंडिया में है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। तो हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनेंगी, एक्टिव सिटीजनशिप, सस्टेन्ड ग्रास रूट एक्शन। ग्रास रूट एक्शन क्या होते हैं बेटा, ग्रास रूट मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा से देख लो एक बार। ग्रास रूट एनवायरनमेंट, चिपको मूवमेंट चला था, नर्मदा बचाओ, अपीको आंदोलन, ठीक है, ग्रीन नमामि गंगे, ये सारे, तो सबका क्या है, सबको सेव करने के लिए, बचाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट आए। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर इंडिया का एनवायरमेंटल फ्यूचर को बहुत अच्छे से बना के रखना है तो किन किन चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी, एक्टिव सिटीजनशिप, सस्टेन ग्रास रूट एक्शन, उन पे एक्शन लेना चाहिए, उनके लिए रूल बनाने चाहिए, तो ये चीज़ें क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। स्ट्रेंथन पॉलिसी, डिमांड स्टिकर, एनफोर्समेंट एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वोलेशन, एक्ट लॉयल्टी होनी चाहिए, जो इन स्पोर्ट लोकल कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, क्लीन अप इनिशिएशन, राइज अवेयरनेस, एजुकेट पीर ग्रुप बनाने चाहिए, कैसे हम अवेयरनेस कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए लोगों से, जैसे आजकल स्कूल में बच्चों का काम मिलता है, उसमें होता है कि आपको एक पेड़ लगाने हैं, पानी डालना है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, तो वो होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। एम्पलीफायर एनवायरमेंटल वॉइस, होल्ड पावर अकाउंटेबल, यूज RTI, पब्लिक इंटरेस्ट, सिविक पार्टिसिपेशन टू डिमांड ट्रांसपेरेंसी, कि हमें जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम बने हैं, स्थापित हुए हैं, वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर लोग उनको रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो RTI लगानी चाहिए। तो टोटल मिला के बेटा इसमें ये है
कि आप लोग एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि तभी हमारी लाइफ क्या होगी, सस्टेनेबल लाइफ होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आप लोग बहुत अच्छी अपनी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो मोस्टली जो मेरे को मेन क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से बताने थे, आप लोगों को कराने थे, वो मैं करा चुकी हूँ। अगर कोई और टॉपिक आप लोगों को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। मिलते हैं कल कुछ मे बी या तो इसी में से या फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें से कराऊंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।